स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र में मचे संग्राम की। जी हां, सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग जारी है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का नया वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। रिजिजू ने बताया कि वीडियो क्लिप कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से बनाई। स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुसे। कांग्रेस सांसदों ने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में स्पीकर को गाली दी और प्रधानमंत्री को लेकर धमकी दी गई है। तो गतिरोध, धमकी पर, गाली पर, विशेषाधिकार नोटिस पर आ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस लगातार जारी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो किरण रिजिजू ने जारी किया है। कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो। प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। किरण रिजिजू ने स्पीकर को गाली और पीएम को धमकी देने का आरोप लगाया तो कांग्रेस की तरफ से जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं वहीं मौजूद थी, किसी ने किसी को गाली नहीं दी। कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हम अपनी बात रखने के लिए गए थे, लेकिन मामला गाली गलौज तक नहीं पहुंचा था। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। देवेंद्र पाराशर, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, संसद के अंदर हो क्या रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है कि मामला गाली गलौज तक, एक दूसरे को धमकाने तक आ गया है? पाजी, ये वीडियो उस दिन का है जब निशिकांत दुबे हाउस में आए थे और हाउस में आकर उन्होंने जो बातें कही थी, तो उसके बाद ये जो कांग्रेस के सांसद हैं वो बहुत ज़्यादा आग बबूला थे और जबरन एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में चले गए और वहाँ जाकर उन लोगों ने सीधे सीधे दिख ही रहा है कि जो टोन एंड टेनर है उस बातचीत का वो कितना आक्रामक, कितना एग्रेसिव है, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना है कि गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि नहीं, गाली का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन नाराज़गी जताई गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत हीटेड डिस्कशन था। दूसरी चीज़ की इस वीडियो को कांग्रेस के सांसदों ने ही बनाया था, उसी दिन सर्कुलेट किया गया था। हालांकि क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो को आगे दिखाना संभव नहीं लग रहा था। बट क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने सीधे सीधे उस वीडियो को डाला है, तो समझा जा सकता है कि उसी मीटिंग को एक बार फिर से रेखांकित कर रहे हैं कि किस तरह का बिहेवियर कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में किया था। और वो निश्चित तौर पे एक अनप्रेसिडेंटेड जैसी चीज़ थी कि कई बार हाउस में हो जाता है, हाउस में भी चेयर के साथ बहुत एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश नहीं रहती है सांसदों की, लेकिन स्पीकर के चैम्बर में जाकर ये करना तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र बात थी। और मुझे नहीं याद कि इसके पहले का कोई हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई हो। तो निश्चित तौर पर बहुत एक तरह से आप कहें कि अगली लेवल पे मामला जाता नजर आ रहा था। लगातार बढ़ती जा रही है देवेंद्र, और लगातार कड़वाहट बढ़ती जा रही है। एक एक करके जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं। शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कल राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को बीजेपी ने कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था। अब लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया। साथ ही राहुल ने एप्स्टीन फाइल का नाम लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम लिया। अब बीजेपी राहुल गांधी की इस हरकत के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का फैसला कर चुकी है।
और फिर उसको भी पता लग। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। अब राहुल गांधी का क्या होगा, यह फैसला तो आज होगा जब विशेषाधिकार नोटिस को लेकर सरकार की तरफ से कुछ और बातें क्लियर हो पाएंगी। इस बीच प्रहार में बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल में आज अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन हैं या जितने भी अवैध मदरसे हैं, उन पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है। अब एक और मदरसा है जिस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अवैध तरीके से इस मदरसे को बनाया गया था, प्रशासन नोटिस चस्पा कर चुका था और उसके बाद ये जो कार्रवाई है प्रशासन की वो देखने को मिल रही है। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए जब जब संभल में बुलडोजर एक्शन होता है तब तब बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहती है, ड्रोन से निगरानी की जाती है, छतों पर तैनात रहकर पुलिस निगरानी करती है ताकि इस बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश ना करे, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश ना करे। विरोध भी हो तो इस कदर विरोध ना हो जिसका असर सामाजिक ताने बाने पर पड़े। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संभल के मदरसे की तस्वीर है। ये वो मदरसा है जो अवैध तरीके से बनाया गया था और इस पर प्रशासन बुलडोजर एक्शन कर रहा है। मदरसे से जुड़े हुए लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और पुलिस का जो अमला है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। एक एक करके अब इस मदरसे की तमाम दीवारों को गिराया जा रहा है। जो सामान अंदर था मदरसे में उसको पहले बाहर निकाला गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद इस मदरसे को जमींदोज करने की कार्रवाई संभल में लगातार जारी है। संभल की बात करें तो संभल उत्तर प्रदेश में सियासत का केंद्र तब तब बनता है जब जब संभल में बुलडोजर चलता है। विपक्ष को ये बुलडोजर कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। इस बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को लेकर लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश करता है, खासकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम विधायक घेरने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इलाका बर्ग से जुड़ा हुआ है, जियाउर रहमान बर्ग से जुड़ा हुआ है और कई मामलों में जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो हुई, मुकदमे दर्ज हुए और अब ऐसे में इसी संभल में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। लगातार एक एक अवैध कंस्ट्रक्शन पर यह कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, गलियों में पुलिस तैनात है, मदरसे के चारों तरफ पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है ताकि संभल में माहौल खराब करने की कोशिश ना हो। जब प्रशासनिक अमला ये बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है तो उस दौरान सब कुछ शांति के साथ जो कार्रवाई है वो संपन्न हो जाए। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, संभल में तो आए दिन हम ऐसी कार्रवाई देखने को हमें मिलती है जहां अवैध कंस्ट्रक्शन पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और इसके लिए खास तैयारियां भी पुलिस की तरफ से की जाती हैं ताकि संभल का माहौल ना बिगड़े। रुचि, बिल्कुल, देखिए ये जो मदरसा है और कुछ मस्जिद हैं जिसको प्रशासन ने ये कहा था कि ये सरकारी जमीन पर बनी है तो उसके खिलाफ नोटिस दिया था, कोर्ट का भी आदेश था और ये जो मदरसा गिराया जा रहा है, जो मस्जिद इसके पहले बुलडोज की गई, उसमें यह था कि सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा करके बना ली और उसके बाद उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है। तो तहसील कोर्ट ने आदेश दिया था इसको गिराने का। तो आज कार्रवाई, पुलिस बड़ी तादाद में फोर्स लेके वहां पहुंची है क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, इसके लिए पुलिस वहां पे इसमें बुलडोज़र चला रही है। और ये करीब 285 वर्ग मीटर पे बना हुआ है, दारुल उलूम मदरसा है ये, जहाँ पर इस समय कार्रवाई की जा रही है। प्राची और 2 बुलडोजर जो मदरसे की बाहरी दीवार है उसको गिराने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम रुचि देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जारी है और जो तैयारी आप बता रही हैं वो तस्वीरों में भी दिख रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब प्रहार में बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की करेंगे, उस केस की करेंगे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये केस है लैम्बोर्गिनी केस। जी हां, इसमें अब पुलिस ने फाइनली एक्शन ले लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें 8 फरवरी को करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी ने वीआईपी रोड पर कंट्रोल खोकर कई लोगों को टक्कर मार दी थी। थोड़ी देर में शिवम की कोर्ट में पेशी होगी, जहां पुलिस उसकी रिमांड की मांग करेगी। शिवम मिश्रा ने बचने की बहुत कोशिश की, तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस के सामने उसकी एक न चली। हादसे के वक्त की तस्वीरों में लैम्बोर्गिनी में शिवम मिश्रा साफ साफ ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहा था, लेकिन उसे बचाने की तमाम कोशिशें की गई। शिवम के ड्राइवर ने खुद के ड्राइविंग सीट पर होने का दावा किया, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद शिवम की गिरफ्तारी हुई है। तो शिवम मिश्रा कौन है, ये जान लीजिए। शिवम मिश्रा कानपुर के तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बेटा है, जिसे बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों का शौक है, और ये शौक आम लोगों की जिंदगियों पर कैसे भारी पड़ जाता है, ये 8 फरवरी को आई तस्वीरों से हमने देखा। और इसी शिवम मिश्रा को बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब क्या क्या शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश की गई और किन किन सबूतों को नजरअंदाज किया गया, वो इंडिया टीवी के पास है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूं। हादसे के बाद लैम्बोर्गिनी कार की नंबर प्लेट हटाने की कोशिश हुई। शिवम के साथ मौजूद एक बाउंसर ने कार से नंबर प्लेट खींचने और हटाने की कोशिश की। बाउंसर किसी भी तरह नंबर प्लेट को हटाना चाह रहा था। शिवम मिश्रा को हर तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही थी। तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले जो बाउंसर्स इस गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने नंबर प्लेट को खींचने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, ताकि पता ही ना लग पाए कि लैम्बोर्गिनी कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पैसे का नशा आपसे क्या नहीं कराता। जी हां, कानपुर केस में इसके सबूत सामने आए। शिवम मिश्रा ने अपनी 10 करोड़ की कार से बीच सड़क पर लोगों को टक्कर मार दी। कार चलाने की उसकी तस्वीर सामने आई, फिर भी शिवम को बचाने की पूरी कोशिश की गई। तमाम प्रशासन, पुलिस, अमला, सब पर कई आरोप लगे। हालांकि 3 सबूत इस वक्त आपके सामने हैं। जिस समय यह हादसा हुआ, ड्राइविंग सीट पर शिवम नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें कार से शिवम के बाउंसर उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर सबसे ताजी है, जिसमें शिवम के साथ मौजूद बाउंसर कार की नंबर प्लेट हटाने की कोशिश करता कैमरे में कैद हो गया है। तो शिवम मिश्रा को फिलहाल जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी भी होगी। शिवम मिश्रा के केस में उसके पिता गुटखा किंग और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। यह केस की टाइमलाइन से भी क्लियर हो रहा है। आपको बता दें कि कानपुर जैसे बड़े शहर में इतनी बड़ी घटना के बावजूद 5 घंटे बाद एफआईआर हुई। एफआईआर हुई तो, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया। मौके पर इतने सारे लोग मौजूद थे, इतने सारे लोगों की गवाही थी, लेकिन फिर भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने शिवम मिश्रा का मेडिकल भी नहीं कराया, ना कोई जांच हुई। इधर घटना के 20 घंटे बाद नया वीडियो सामने आया, जिसमें ड्राइविंग सीट से शिवम के बाउंसर उसे निकालते नजर आ रहे थे। वहीं 9 फरवरी को पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शिवम कार चला रहा था। उसी दिन एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। आरोपी शिवम के पिता मीडिया के सामने आए और सभी आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं कल मोहन नाम के ड्राइवर ने कोर्ट में यह कहकर सरेंडर करने की कोशिश की कि हादसे के वक्त वो कार चला रहा था। कोर्ट ने उसकी सरेंडर याचिका को खारिज कर दिया, ठुकरा दिया। और आज जाकर शिवम मिश्रा को पुलिस ने दबोचा है। 8 फरवरी की घटना है और आज जाकर शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। ना कोई मेडिकल कराया गया, ना सबूत कोई इकट्ठा किए गए। पूरी तरीके से शिवम मिश्रा को बचाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी। कल कानपुर केस में एक बड़ा ट्विस्ट भी आया। कारोबारी का एक ड्राइवर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। अक्सर आप फिल्मों में ऐसी कहानी देखते होंगे, जब कोई बड़े बाप का बेटा एक्सीडेंट करता है तो अक्सर ड्राइवर ही आकर सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है और यह बताता है कि उसने एक्सीडेंट किया है। ठीक वैसा ही इस केस में हुआ। मोहन नाम के इस ड्राइवर ने दावा किया कि एक्सीडेंट के वक्त लैम्बोर्गिनी कार वही चला रहा था, कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा नहीं। वकीलों की फौज ड्राइवर मोहन को लेकर अदालत पहुंच गई। मोहन ने दावा किया कि एक्सीडेंट के वक्त वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो घबरा गया, इसलिए सामने नहीं आया। लेकिन मजे की बात यह है कि मोहन को यह भी नहीं मालूम था कि लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी तो मैं सारे गाड़ी चला लेता हूँ। उसमें लैम्बोर्गिनी चलाना जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होती है सर, 9 गियर होते हैं। 9 गियर हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर, फोर्स कार है। ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है।
तो वहीं पे कोटी पे काम आप करते हैं। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था, पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ, वही थाने में तो मैं पूरा फिर उसके बाद वो शिवम, फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां तख्ता पलट के बाद पहली बार वोटिंग हो रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। खालिदा जिया के निधन के बाद पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हुई। करीब 4.5 घंटे से वोटिंग चल रही है। शाम 4:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बांग्लादेश में वोटिंग के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाती है, यानी आज रात भर काउंटिंग चलेगी और कल सुबह तक सभी सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। बांग्लादेश में मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की बीएनपी और शफीकुर रहमान की जमात के बीच है, क्योंकि आवामी लीग पर बैन लग चुका है। इस बार चुनावी मैदान में छात्र संगठनों का एनसीपी भी है, जो 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो बांग्लादेश में आज वोटिंग हो रही है, तख्ता पलट के बाद आज वोटिंग हो रही है। अब सवाल यह है कि चुनाव कितना फ्री एंड फेयर होगा। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे? ये सवाल मैं क्यों उठा रही हूं, ये आपको बताती हूं। दरअसल वोटिंग शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। वोटिंग होने से पहले ही जमात के फेवर में बैलेट पेपर स्टैंप लगाए जा चुके हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रात में बैलेट पेपर पर जमात के कैंडिडेट के सामने मुहर लगा दिया गया था। यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार पर्दे के पीछे से जमात के लिए काम कर रही है। अब बांग्लादेश में तो इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से ही सटे पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं। कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और उससे पहले बंगाल में जबरदस्त ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है। हिंदू मुसलमान हो रहा है और इसके केंद्र में है मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद। दरअसल टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, जिसकी आधारशिला उन्होंने कल रखी। कल से निर्माण कार्य शुरू हो गया है और आज वो बाबरी यात्रा निकाल रहे हैं। हुमायूं कबीर आज मार्च कर रहे हैं। मार्च नादिया मुर्शिदाबाद जिले के बॉर्डर पलाशी से बेलडांगा तक होगी। कल टीएमसी के निलंबित विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। साथ ही दावा किया था कि काम जोर शोर से होगा और 2 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। हुमायूं कबीर का बाबरी यात्रा शुरू हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, हुमायूं कबीर एक बुलेट के जरिए यहाँ पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधा यहाँ से बेलडांगा, जहाँ पर बाबरी मस्जिद का काम शुरू हुआ है, उस जगह तक पहुंचेंगे। तो बुलेट चलाते हुए इस वक्त हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओमकार सरकार, इंडिया टीवी मुर्शिदाबाद। हुमायूं कबीर का बाबरी यात्रा निकालने के पीछे मकसद क्या है? हिंदूवादी संगठनों से मिल रही धमकी को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये भी सुनिए। आपका बाबरी यात्रा शुरू हो रहा है, क्या रूट रहेगा, कहां से आप जाओगे, ये पूरा रूट अगर आप बता दें। नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो पर अब खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, ये एक ऐतिहासिक प्लेस है। नदिया डिस्ट्रिक्ट के पलासी का जो मोनूमेंट है, यहाँ बगल में ही 1757 ख्रीष्टाब्द जो लॉर्ड क्लाइव और मिर्जाफर को नेतृत्व सिराजुद्दौला को पकड़ गया। यहाँ से पकड़ लेके उनको मिर्जाफर का लड़का मिरोन में सिराजुद्दौला को गर्दन छेद कर दिया। ये इतिहास का माहौल है। फिर वो जो 1992 6 दिसंबर जो 464 साल पहले 1528 में जो मीर बाकी जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, डिमोलिजेशन कर दिया 1992 6 दिसंबर। तो उसी दिन से भारत का सारे मुसलमान को दिल में बहुत अछड़ पड़ा। तो 33 साल बाद 2024 का 12 दिसंबर में कलकत्ता से ऐलान किया, जो बंगाल का मुर्शिदाबाद का बेलडांगा के फिर एक नया बाबरी मस्जिद बना गो। तो कुछ लोग को इनको खिलाफ बोल रहे, मुसलमान कुछ आदमी भी इनको डरते हैं, डर के खिलाफ बोलते हैं, बोलने दीजिए। लेकिन मेरा जो ऐलान किया, कल वो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया
तो इंशाल्लाह 2 साल के ये मस्जिद पूरा हो गए, पूरा करेगी। मैं जिंदगी रहेगी तो ये पूरा करके मैं हासिल करेगी। और अब बात दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मामले में एक तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जिसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। जांच में सामने आया कि पैसों के लालच में लोग तांत्रिक के पास जाते थे, जहां तांत्रिक पैसे दुगने करने का दावा करता था, और इसी लालच में आकर तीनों शख्स तांत्रिक के पास गए थे, जहां आरोपी ने इन्हें लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिला दी और तीनों लोग कार में ही उनकी मौत हो गई। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें आरोपी तांत्रिक का मर्डर से कुछ घंटे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वो पोटली लेकर जाता दिख रहा है। धनवर्षा का झांसा देकर इसी ने तीनों को जहरीले लड्डू खिलाए थे, जिसमें तीनों की गाड़ी में मौत हो गई थी। आरोपी तांत्रिक जो है कमरुद्दीन, वो गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया गया। अब देखिए आरोपी कमरुद्दीन के घर से संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में तांत्रिक सूफी कमरुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के लोनी इलाके में कमरुद्दीन सूफी के घर पर हूँ। ये घर कमरुद्दीन सूफी का है, जहाँ पर इनका पूरा परिवार रहता है। लेकिन यहीं पर जो बच्चों को कुछ तबीयत खराब होती थी, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया, उनको वो झाड़ फूंक किया करते थे, और इसी के दौरान, झाड़ फूंक के दौरान ही लोगों को लालच देने की भी बातें करते थे। जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि धन वर्षा यानी कि अचानक धन प्राप्ति का लालच भी देते थे, और इसी लोभ लालच में 8 तारीख को 3 लोगों की मुलाकात हुई थी। जबकि यहाँ पर जो लक्ष्मी है, जिसकी डेथ हो गई थी, लक्ष्मी पहले इनसे मिली थी, और लक्ष्मी ने ही फिर बाद में 2 लोगों को मिलवाया, जिनकी लाश, तीनों लोगों की गाड़ी में लाश मिली थी। आपको बता दें कि रणधीर और नरेश लक्ष्मी के साथ इन तीनों लोगों की लाशें मिली थी, जिसके कार में, जिसके अब बताया जा, जब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की तो ये पता चला कि उस कार में एक चौथा व्यक्ति भी था, और वो चौथा व्यक्ति यही बाबा निकला। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले तो उस कार में ये चौथा व्यक्ति था। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ तक पहुँची, और यहाँ तक पहुँची तो इसी घर से सूफी को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो ये भी पता चला कि ये फिरोज़ाबाद का रहने वाला है, और यहाँ पर और फिरोज़ाबाद में भी, मतलब सूफी जहाँ भी रहता था, बच्चों की तबीयत खराब होने पर झाड़ फूंक करता था। इस तरह की बात को परिवार के लोग भी कबूल कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिर ट्रिपल मर्डर का ये केस कैसे सॉल्व किया, आरोपी कमरुद्दीन तक कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस, ये भी अब सुनिए। ये लोग करीब 9:30-10 बजे गए वहाँ पे, करीब 11:30-12 पहुँचते हैं वहाँ पे लोनी, और वहाँ पे ये उसकी लोकेलिटी में गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद बाबा भी उस लोकेलिटी से ही बैठता है। उसके बाद ये लोग रास्ते में आते हैं, और इसने इनको ये कंज्यूम करने के लिए दिया, और जब ये ऐसे हुए कि इसको लगा कि अब उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया। कोई लड्डू इसने जहर मिला के दिया था। इससे इंटेरोगेट किया गया, और जब बाकी चीज़ों को एकदम एक साथ जोड़ा गया तो ये सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के अंदर ये ब्रेक हुआ, और इसने कन्फेस किया कि इसने पैसों के लालच में इन लोगों को कुछ जहरीला पदार्थ देके मारा है। शुरुआत करीब 2.5-3 महीने पहले जो लेडी है उसके हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर हुई थी, तो उसी के लोकेलिटी के एक आदमी ने इनको रेफर किया था कि इस बाबा ये ठीक करता है लोगों को। तो जब ये पहुंचे ठीक करने के लिए, और तभी उसने बीच में मौका देखकर एक शॉल से काफ़ी पैसे निकाल के दिखाए, जिससे कि ये लालच में आ गए। उसी में इस टाइम उसने पिच किया कि अगर आप लोग कुछ लाख लाएंगे तो मैं काफ़ी करोड़ बना दूंगा। तो अभी इससे बोला गया कि अगर आप लोग 2 लाख लाएंगे तो हम लोग 3 करोड़ से ज़्यादा बनाएंगे, और इसी लालच में ये लोग इसके तक पहुंच गए, और इन्हीं पैसों के लालच में इसने इनको मार दिया। एप्स्टीन फाइल्स का हल्ला हिंदुस्तान पहुंच गया। राहुल गांधी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर एप्स्टीन फाइल खोलनी शुरू कर दी। एप्स्टीन फाइल्स पर 10 देशों में हाहाकार है, इस्तीफे पर इस्तीफे हो चुके हैं। कौन था जेफरी एप्स्टीन? कहां था उसका रहस्यमय द्वीप जहां अरबपतियों को बुलाया जाता था? अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एप्स्टीन को अरबपति दोस्त क्यों मिल जाते थे?
एप्स्टीन फाइल्स पर राहुल को क्या जवाब मिला, सारे राज इस रिपोर्ट में है। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, लिटिल सेंट जेम्स। उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन और दक्षिण में कैरेबियन सी। बीच समंदर 75 एकड़ में फैले इस छोटे मगर बेहद ही खूबसूरत लिटिल सेंट जेम्स द्वीप के जो वीडियो सामने आए हैं, उनको देखने से लगता है कि इस द्वीप को बहुत ही करीने से सजा कर रखा गया है। दुनिया इसी आइलैंड को अब एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है। यह एप्स्टीन आइलैंड किसी समय जेफरी एप्स्टीन के ताकतवर, रसूखदार और सफेद पोश रईस दोस्तों की अय्याशियों का अड्डा था। अमेरिका का करोड़पति फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन यहां सीक्रेट पार्टियां अरेंज करता था और यहां आकर एप्स्टीन के अय्याश दोस्त अपनी विकृत फैंटेसी पूरी करते थे। एप्स्टीन अपने अय्याश दोस्तों को अपने प्राइवेट जेट से, जिसका नाम उसने लोलिता एक्सप्रेस रखा था, उससे वो लोगों को यहां इनवाइट करता था। इस काम में जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड ग्रिसलिन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। ये लोलिता एक्सप्रेस प्राइवेट जेट में जेफरी एप्स्टीन और गिस्लिन मैक्सवेल की तस्वीरें हैं। एप्स्टीन आइलैंड पर वाइल्ड पार्टियों के आयोजन होते। यहां मेहमानों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता। एप्स्टीन रईस मेहमानों को नाबालिग लड़कियां उपलब्ध कराता और बदले में उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने काले सफेद का काम करता। जब एप्स्टीन का रसूख अपनी हाइट पर था, तब दुनिया भर के नामचीन रईस यहां आने को लालायित रहते। इस आइलैंड पर पार्टी करने वाले हजारों पावरफुल लोगों के वीडियो और उनकी तस्वीरें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से अधिक पेज के दस्तावेज, 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 फोटो सार्वजनिक किए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक करीब 35 लाख पेज रिलीज किए जा चुके हैं। इन फाइलों में नेताओं, अरबपति कारोबारियों, राजदूतों और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। एप्स्टीन के ईमेल चैट, फ्लाइंग लॉग और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी टेस्ला और स्टारलिंक के चेयरमैन एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फिजिक्स के विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, प्रिंस एंड्रयू की एक्स वाइफ सारा फर्गुसन, वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रांसन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनोन, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, अमेरिकन प्रोफेसर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा। ये सब वो नाम हैं जिनके नाम का जिक्र या जिनकी तस्वीरें एप्स्टीन फाइल्स में हैं। एप्स्टीन फाइल का जितना सच बाहर आया है, उसी से बवाल मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक बन चुका है। अमेरिका के पॉपुलर सुपर बोल इवेंट में भी एप्स्टीन फाइल्स ही चल रहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा सच सामने आना बाकी है। यूएस डीओजे के पास 300 गीगाबाइट से ज्यादा का डेटा है, जिनकी बहुत सी जानकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद कभी बाहर ना आए। फिर भी एप्स्टीन फाइल्स के सीक्रेट जैसे जैसे खुल रहे हैं, दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। 10 देशों में कम से कम 15 हाई प्रोफाइल इस्तीफे हो चुके हैं। 80 ताकतवर लोगों की जांच शुरू हो गई है। एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका से यूरोप तक राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक को हिला दिया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में है। कीर स्टार्मर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है। जबकि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ पुलिस ने फ्रेश रिव्यू शुरू किया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू एक महिला के ऊपर घुटनों के बल झुके हुए दिखे थे।
एप्स्टीन अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत पीटर मेलेंडसन को पद से हटा दिया गया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारर के सलाहकार एडम पेरी का इस्तीफा हुआ। कीर स्टारर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी को भी इस्तीफा देना पड़ा। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने इस्तीफा दिया। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रोबेनस्टीन ने पद छोड़ दिया। ट्रंप के पूर्व लेबर सेक्रेटरी एलेक्स एकोस्टा को हटना पड़ा। MIT लैब के चीफ जोइजी इत्तो ने इस्तीफा दिया। नॉर्वे के एक राजदूत मोना जुएल को निलंबित कर दिया गया। नॉर्वे के पूर्व PM थोरब जॉन जगलैंड के खिलाफ करप्शन की जांच शुरू की गई। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैग के खिलाफ समन जारी हुआ। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट के ईमेल सामने आने पर राज परिवार ने सार्वजनिक माफी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 5300 बार आया है। एप्स्टीन के साथ ट्रंप की कई तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो भी हैं। ट्रंप और मेलेनिया की शादी में भी जेफरी एप्स्टीन इनवाइटेड था। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट की लॉग बुक में भी ट्रंप का नाम सामने आया है, लेकिन ट्रंप ने सफाई दी है कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ मिलकर कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जेफरी एप्स्टीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख पेज रिलीज किए हैं। आपने DOJ के रिलीज में भी देखा है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे अन्य काम हैं। उन फाइलों में बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और कई अन्य लोगों के नाम हैं। उन पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन मुझ पर नहीं। असल में जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे मुझे राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना चाहते थे। was conspiring with a writer for me to lose the election. आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय संसद में भी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र हुआ। In Department of Justice files that have been released in the United States, Hardeep Puri's name is in it, Anil Ambani's name is in it. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम घसीटा। Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. जवाब आने में देरी नहीं हुई। केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप सिंह ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी और राहुल गांधी के आरोपों को बचकाना करार दिया। 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. There are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको analyze कर लिया. In the month of November 2014, I was a private citizen. This is what they call Hardeep Puri's name appears in the Epstein files. Yeah, name. 2 pages. एक और बताऊं, बट पीरियोडिकली प्रियंका जी से आपके मंत्री महोदय का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया। अरे भाई, और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया है। अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते। आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, और हजारों मेम्स बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया। कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो। जेफरी एप्स्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है। उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल 20 साल कैद की सजा काट रही है। उसे एप्स्टीन की मदद करने और सेक्स के लिए नाबालिग लड़कियों की भर्ती के इल्जाम में
20 साल की सजा हुई है। मैक्सवेल ने राष्ट्रपति ट्रंप से माफी की अपील की है, लेकिन यह माफी मिलना मुश्किल है क्योंकि एप्स्टीन की मौत के 6.5 साल बाद भी उसकी फाइलें दुनिया की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेस ग्रुप्स और नामी गिरामी हस्तियों की नींद हराम किए हुए हैं। ट्रंप के लिए ये हॉट बर्नर है। ट्रंप, एप्स्टीन और मैक्सवेल की इतनी तस्वीरें हैं कि उनके लिए भी एप्स्टीन फाइल से पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। राहुल गांधी ने खूब दिमाग दौड़ाया है। कांग्रेस की टीम ने 30 लाख डॉक्यूमेंट छान मारे, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए वो कोई ठोस चीज नहीं ढूंढ पाए। एप्स्टीन फाइल्स ने जो तहलका यूरोप और अमेरिका में मचाया है, उसका 100वां हिस्सा भी भारत में नहीं हो पाया। आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं एप्स्टीन आइलैंड। $380 मिलियन की नकदी और निवेश के साथ टोटल $578 मिलियन यानी करीब 53,000 करोड़ रुपए के मालिक जेफरी एप्स्टीन ने ज्यादातर दौलत ब्लैकमेलिंग से कमाई थी। उसने अपने घर और प्राइवेट आइलैंड पर आने वाले अमीर लोगों की गैर कानूनी हरकतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया, फिर पैसे बनाए। जेफरी एप्स्टीन ने जो तस्वीरें खींची और जो वीडियो रिकॉर्ड किए, उन्हीं से बनी है एप्स्टीन फाइल्स। बड़े लोगों की अय्याशी की ये कहानियां कभी सामने नहीं आती, लेकिन 2005 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत की। फ्लोरिडा में उस लड़की के माता पिता ने यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच हुई तो एप्स्टीन के घर में कई नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें मिली। कम से कम 30 नाबालिग लड़कियों ने गवाही दी। नाबालिग लड़कियों ने कहा कि एप्स्टीन ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे सेक्सुअल मसाज करवाया। एप्स्टीन को नाबालिगों से सेक्स वर्क कराने का दोषी पाया गया। एप्स्टीन का नाम सेक्स अपराधी के तौर पर रजिस्टर किया गया। जून 2008 में एप्स्टीन ने आरोपों को स्वीकार किया और उसे 18 महीने जेल की सजा हुई। 2009 में जेल के बाहर आने के बाद एप्स्टीन ने अपना नेटवर्क फिर एक्टिव कर दिया। उसके प्राइवेट आइलैंड पर वाइल्ड पार्टियां बढ़ती गईं, साथ ही एप्स्टीन की दौलत भी बढ़ती चली गई। अमेरिका में हल्ला मचा है कि FBI समेत दूसरी सभी एजेंसियों को 2006 से ही एप्स्टीन की सारी करतूतों की जानकारी थी। ये एजेंसियां सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क इतना फैल चुका था कि किसी भी एजेंसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। 2017-18 में मी टू आंदोलन हुआ तो एप्स्टीन की शिकार हुई कई लड़कियां सामने आई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से गवाहियां दी तो 2019 में एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा पाया गया, जिसे सुसाइड घोषित कर दिया गया। हालांकि कई लोग कहते हैं कि रसूखदार लोगों को बचाने के लिए एप्स्टीन को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। पिछले 17-18 साल से अमेरिका में कई लड़कियां ये केस लड़ रही हैं। उनको कामयाबी तब मिली जब अमेरिका की अदालत ने एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने के आदेश दिए और अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाकर ट्रंप पर दबाव बढ़ा दिया।